हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कुलदीप जैन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। आज की वीडियो है सीडीपी के लिए और ये वीडियो नंबर है 5। इससे पहले 4 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, तो अब वो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सारी वीडियो आपके लिए सीडीपी के लिहाज से इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम पुनः सीडीपी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके 28 जनवरी 2023 के पेपर 1 में आए हुए सारे क्वेश्चन होंगे और ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जनवरी 2024 में जो सीटेट एग्जाम होने वाला है, इन सभी एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बायलैंग्वेज मतलब दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाइल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट समटाइम्स ओवरलैप इन एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स एबिलिटीज at which of the following domain of development dominantly attempts to study the nature of reasoning of individuals and their and others action and behavior। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यता का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत है फ्रेंड्स? उस विकास के सिद्धांत को बोलते हैं हम नैतिक विकास सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अंतर्गत ये होता है कि जो बच्चा है वह क्या करता है कि अपने विकास को लोगों के बीच में रह करके दूसरों के कार्यों और व्यवहार पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करके वह योग्यताओं को विकसित करता है, अपने विकास को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है? विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट टेक प्लेस फ्रॉम हेड टू टो? सबसे पहले आपके सिर का विकास होगा, फिर शरीर के बाकी अंगों का विकास होगा। कौन सा सिद्धांत बताता है? तो विकास पूर्वानुमेय, ये गलत है। विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है, ये गलत है। विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डेवलपमेंट प्रोसीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विकास एक निश्चित दिशा में गति करता है और उसकी गति कभी तेज कभी धीमी, कभी तेज कभी धीमी, इस तरीके से विकास आगे बढ़ता है, लेकिन विकास की दिशा एक निश्चित होती है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं शीर्षगामी विकास। शीर्षगामी विकास मतलब पहले सिर का विकास और बाकी शरीर के अंगों का विकास बाद में होता है। तो विकास एक जो है विशेष दिशा में होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स शुड बी इन्वॉल्व्ड इन डिस्कशन ऑफ चाइल्डहुड केयर। अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल होना चाहिए। तो बच्चे के सार्वभौमिक विकास के लिए अभिभावकों को भी उनकी देखभाल की चर्चा में शामिल होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन ए मतलब कथन ए है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो तर्क दिया है, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। A child development is influenced by family atmosphere। तो ये सही है। बाल विकास है वह पारिवारिक परिवेश से भी प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है? एज पर जीन पियाजे's theory of cognitive development, the concept of class inclusion is attained by children during blank stage। ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो आपको पता है कि मूर्त संक्रियात्मक स्टेज में बच्चा किसी भी जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको देख करके उनका वर्गीकृत कर सकता है, उनको क्लास में बांट सकता है। तो यही इसका आंसर हो सकता है। संवेदी गामक में बच्चा
पहचानता नहीं है, सेंसरी मोटर में बच्चा वस्तुओं को पहचानता नहीं है, तो उसको क्लास में कैसे इंक्लूजन करेगा, उसको कैसे समावेश करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें तो अमूर्त चीजें भी बच्चा सीखने लगता है। फॉर्मल ऑपरेशन में इसमें क्या होता है, अमूर्त वस्तुएं भी सीखने लगता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज मोस्ट चिल्ड्रन कैन थिंक हाइपोथेटिकली। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं। ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो आपको बता है कि परिकल्पनात्मक रूप से मतलब अमूर्त रूप से कब सोचने लगते हैं, तो अमूर्त रूप से सोचने लगते हैं फ्रेंड्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में आते आते बच्चा क्या करता है, परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगता है या फिर अमूर्त रूप से चीजों को सोचने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर लेव वाइगोत्स्की आइडियाज, अ टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट टू अचीव जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग पनिशमेंट। तो पनिशमेंट की बात हम कहीं नहीं करते, रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, लेकिन ये एक तरीके से नकारात्मक पुनर्बलन होता है, नेगेटिव इन्फोर्समेंट होता है। स्कैफोल्डिंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स स्कैफोल्डिंग से आपको एक ना एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको स्कैफोल्डिंग से मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। तो स्कैफोल्डिंग आपका क्या कहलाता है कि कोई एक बच्चा है, कोई एक चाइल्ड है, वह अपने आप से कोई समाज में विकास कर रहा है, लेकिन वह कहीं पर विकास करने के अंतर्गत वह अटक जाता है, तो उसको एक सहारे की जरूरत पड़ती है जिससे बच्चा उस स्थिति से निकल करके अपने ज्ञान का विकास आगे कर पाए। तो जो सहारा होता है, जो कोई बच्चा दे सकता है, उसका सहपाठी दे सकता है या फिर उसका टीचर दे सकता है या फिर कोई परिवारजन या फिर कोई और व्यक्ति दे सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, स्कैफोल्डिंग। उस सहारे को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग या फिर हिंदी में उसको बोला जाता है पाड़। तो लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थी के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या देना चाहिए, पाठ देना चाहिए या फिर उसको सहारा, उसको स्कैफोल्डिंग करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही, क्वेश्चन पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने 4 वीडियो इसके पहले अपलोड करी थी जो शाम को 6 बजे डेली आती है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। ये सारी वीडियोस में जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, ये आपके आगामी जो जनवरी में पेपर होने वाले हैं 2024 में, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेव वाइगोत्स्की emphasized on the use of blank for advancing blank development among children। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खालिस्तान विकास में वृद्धि हेतु खालिस्तान के इस्तेमाल पर बल दिया जाना चाहिए। तो लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया है सामाजिक सांस्कृतिकता का सिद्धांत। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कि संज्ञानात्मक विकास हेतु कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए, सांस्कृतिक उपकरणों का, कल्चरल टूल का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास हेतु सांस्कृतिक उपकरणों के इस्तेमाल के लिए बल दिया है। या फिर इंग्लिश में देखा जाए तो लेव वाइगोत्स्की एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ आपका कल्चरल टूल्स फॉर एडवांसिंग
कॉग्निटिव डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? कोनार्ड लॉरेंस, सिगमंड फ्राइड, लॉरेंस कोहलबर्ग या एरिक एरिक्सन। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है फ्रेंड्स, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा यह विकास का सिद्धांत दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। नेक्स्ट, क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। तो बिल्कुल हम हमेशा से बात करते आए हैं कि क्रिया आधारित शिक्षण प्रभावी शिक्षण होता है। इसमें बच्चों को केंद्र में रख करके बच्चों के द्वारा क्रिया कराई जाती है या फिर बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए। तो इसमें बाल केंद्रित माना जाता है। ऑप्शन ए सही है। इसका तर्क दिया है, शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। तो हम पढ़ते हैं कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक है जो वह मार्गदर्शक की भूमिका में यह रहता है। कहीं पर उसको जरूरत पड़ती है तो एक स्कैफोल्डिंग की तरह उसमें रहता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो ये गलत है आपका, अर्थात आपका जो कथन है वो तो सही है लेकिन उसका जो तर्क दिया है वह गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टेट्स दैट कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है। बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, तो बुद्धि को तेज किया जा सकता है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जाता है, तो बुद्धि को सटीक रूप से नहीं माप सकते। एक अनुमानित बुद्धि लब्धि का उसके लिए उपयोग कर सकते हैं लेकिन सटीक रूप से उसको नहीं माप सकते। नेक्स्ट, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है। तो फ्रेंड्स, सभी व्यक्तियों में एक बुद्धि स्तर समान नहीं होता, सब में अलग अलग बुद्धि स्तर हो सकते हैं। तो बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इंटेलिजेंस कैन बी द डिफरेंट टाइप्स। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लेव वाइगोत्स्की व्यूज लैंग्वेज। लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार से देखते हैं? भाषा अधिगम की प्रक्रिया में बाधक है, एज अ बैरियर इन लर्निंग प्रोसेस। तो बैरियर के रूप में लैंग्वेज नहीं होती। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुशासित करती है। जी हाँ, जो भाषा है वह एक कल्चरल टूल होता है जो फैसिलिटेट करता है आपकी लर्निंग को। तो ये हो सकता है। एज मीनिंगलेस इन थॉट प्रोसेस। तो मीनिंगलेस नहीं होगा। चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन नहीं होती भाषा, तो ये नहीं होगा। भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुशासित करता है। एज अ कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट लर्निंग। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देता है? तो जेंडर जो रूढ़िबद्धता है इससे एक ना एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप से आपको एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको आप याद करके रख सकते हैं कि जब भी लड़के और लड़कियों को बांटा जाता है तो वह कहलाता है रूढ़िबद्धता, है ना। Wearing blue colored clothes for boys and pink colored clothes for girls promote, यह प्रमोट करेगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को यह प्रमोट करता है। लिंग रूढ़िबद्धता के लिए यह क्या करता है? प्रेरित करता है या बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन,
अंग्रेजी विषय की एक शिक्षिका सरिता ने यह देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती है उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं। इसीलिए सरिता को चाहिए कि वह, तो अंग्रेजी विषय की शिक्षिका है सरिता, जो एक कक्षा में पढ़ा रही है, उसने देखा कि विद्यार्थी सीखने के अलग अलग स्तर को दिखाते हैं। तो सरिता को क्या करना चाहिए, शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करें ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। तो एक समान तरीके का यूज करना बिल्कुल गलत होता है, तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा। छात्रों के पालन के लिए बहुत सख्त नियम बनाएं, तो सख्त नियम नहीं बनाते, हम लचीलापन रखते हैं अपने शिक्षण प्रक्रिया के अंदर। सीखने के सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें, तो ये हो सकता है। इन मतभेदों के बारे में ध्यान ना दें, तो ध्यान अगर नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करेंगे जिससे बच्चा प्रभावी ढंग से सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम रोज पढ़ रहे हैं, अगर आप रेगुलर मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि हम विद्यार्थियों को लेबलिंग कभी नहीं करते, बच्चों को अलग थलग नहीं रखते। समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण, तो ऐसा भी नहीं करेंगे क्योंकि ये भी आपको वर्गीकरण की बात करता है। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन, डिटेंशन ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर लो, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की अधिगम प्रकृति को समझना, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारे 14वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थी को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है? ऑप्शन ए अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, व्यापक मूल्यांकन अव्यापक में बदल जाता है और सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके हम क्या कर सकते हैं, अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाशिए पर स्थित वंचित वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, अ टीचर शुड, सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही हो सकता है ये। कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना चाहिए, तो ये गलत है। उन्हें एक अलग सेक्शन में अलग नहीं करते हम बच्चों को, सभी छात्रों को एक मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो अगर आप मेरे पिछली वीडियो देख चुके हैं तो आप जानते होंगे कि मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रम की बात हम नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, फोस्टर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एमंग ऑल स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में एक दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अगर आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधिता कोई शिक्षार्थी है तो उसको आप सभी के साथ में बैठा करके किस तरीके से पढ़ा सकते हैं? जानकारी का मौखिक विवरण देना, तो ये हो सकता है क्योंकि वह दृष्टिहीन हो सकता है या दृष्टिबाधित हो सकता है लेकिन वह अच्छे तरीके से सुन सकता है, तो आप उसको मौखिक विवरण दे सकते हैं। संप्रति के विवरण हेतु चार्ट दिखाना, अब दृष्टिहीन तो वह पहले से है तो आप चार्ट कैसे दिखाएंगे उसको। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, तो वापस से वह विजुअलाइजेशन की बात हो रही है।
उनकी तरफ बार बार देखना, तो ये भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। जानकारी का मौखिक विवरण देना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन कौशल की क्या विशेषता है? द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया इज। तो हमने कल देखा था कि जो डिसलेक्सिया है इसमें क्या होता है, पठन संबंधी या फिर अधिगम संबंधी विकार जो है वह क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया। डिस्कैलकुलिया हमने देखा था गणित संबंधी जो विकार होता है, और डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी जो विकार होता है। तो आपसे पूछा है पठन वैकल्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेख के बोध में कठिनाई, डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट, या फिर चलने में कठिनाई, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई, या खाने में कठिनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन ऑफ टेक्स्ट, लेख के बोध में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित समूहों से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? विषय के चयन में लचीलापन प्रदान करना हो सकता है, कक्षा के सभी बच्चों को एक समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना, ये इसको सोच सकते हैं, उन्हें किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य किया जाए, तो विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्यता हम नहीं कर सकते, उन्हें उसी स्कूल में एक अलग सेक्शन फिर से वर्गीकृत करने की बात हो गई, तो ये गलत हो जाएगा। सभी बच्चों को एक समान शैक्षिक कार्यक्रम, तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि एक समान शैक्षिक कार्यक्रम से सभी बच्चे नहीं सीख पाएंगे। विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना, जो जिस विषय को जानता है, जिस विषय में पढ़ना चाहता है, उसमें उसको जानकारी दी जाए। अगला क्वेश्चन, यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उसकी शिक्षिका को क्या करना चाहिए? इफ ट्विंकल राइट्स विथ हर लेफ्ट हैंड देन हर टीचर शुड। उसे बाएं हाथ का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करें, तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। अलाउ हर टू एक्सरसाइज हर चॉइस, तो ये इसका आंसर हो सकता है। इसकी रिपोर्ट स्कूल काउंसलर को दें, तो कैसे इससे क्या होगा, बच्चा डेढ़े हाथ से लिखता है, बाएं हाथ से लिखता है, तो काउंसलर को रिपोर्ट करने से क्या हो जाएगा, उसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें, तो बच्चों को मजबूर या प्रेशराइज हम नहीं करते। इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। नेक्स्ट, कथन और तर्क का एक और क्वेश्चन, आपको हर बार हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 कथन तर्क के क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए, तो ये सही है। अगर आप बच्चों को सहपाठी के संग चर्चा करने के लिए देते हैं और वहां सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, तो बच्चा प्रभावी ढंग से वहां पे सीख सकता है। वहीं अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही है, अधिगम समाज में रह करके किया जा सकता है। अधिगम के दौरान आप समाज में रह करके विभिन्न लोगों से सीख सकते हैं, तो दोनों सही है इसके, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली व अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किन का प्रयोग करना चाहिए? तो आप उदाहरण का उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आप गैर उदाहरण का उपयोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अनुरूपक, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। आप नकारात्मक पुनर्बलन जो है वह प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा नहीं देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 सही इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग शुड बी कंसेप्चुअलाइज्ड एज। एक संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? केवल ज्ञान का पुनरुत्थान, मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, ये गलत हो जाएगा।
वास्तविक जीवन से वियोचित, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। आर रिजल्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम, ये भी गलत हो जाएगा। वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता संपर्क का परिणाम, रिजल्ट ऑफ एक्टिव इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट, तो हम एक्टिव इंटरेक्शन की बात करते हैं एक संरचनावादी क्लास में, एक संरचनावादी क्लासरूम में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। Which of the following strategies help student to remember information for longer durations? निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? ऑप्शन ए, जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह, तो बेमतलब शब्दों का समूह या फिर मीनिंगलेस वर्ड्स, तो ये गलत हो जाएगा। जानकारी को अव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, तो अब आप जब अव्यवस्थित या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रस्तुत करेंगे तो वह भ्रमित हो सकता है। जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, क्रिएटिव विजुअल मेटाफोर्स एंड एनालॉजीज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, तो ये हो सकता है। जानकारी के बिना किसी संदर्भ को प्रस्तुत करना, तो ये गलत है। तो जानकारी के संबंध में दृश्य रूपक और समरूपक बनाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक शिक्षक विद्यार्थी में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? Which of the following should be avoided by a teacher if he wants to promote problem solving ability in his student? समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए, तो ये आपकी बाधा नहीं बनेगा। शिक्षार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी बाधा नहीं बनेगा, तो इससे बचना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत विकसित करना, तो ये भी एक गुण होता है। विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि वे कार्य को जैसे भी हो जल्दी करें, तो इससे क्या होगा, बच्चे गलती करेंगे, त्रुटि करने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो हमें इसी चीज से बचना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों की त्रुटियों के संबंध में अध्यापिका को with reference to errors made by student a teacher should, टीचर को किस तरीके से देखना चाहिए? नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। नेगेटिव इन्फोर्समेंट की बात हम करते ही नहीं है। दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए, तो पनिशमेंट की बात भी हम करते नहीं है। उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटि हुई है। फाइंड आउट द लर्निंग गैप्स कॉजिंग एरर्स, तो ये सही हो सकता है। त्रुटियों की अपेक्षा करनी चाहिए, तो इग्नोर द एरर्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट लर्निंग गैप्स कॉजिंग एरर्स, जिसके कारण गलतियां हो रही हैं उस कारण को हमें खोजना चाहिए। नेक्स्ट, संज्ञान और भावनाएं खालिस्तान हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र तो नहीं है, एक दूसरे के परस्पर संबंधित होती हैं क्या? संज्ञान और भावनाएं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है? A student who considers his lack of ability as the reason for repeated failure is likely to develop sense of, उच्च आत्मसम्मान, ये गलत हो जाएगा। अधिक निस्सहायता, लर्नर्ड हेल्पलेसनेस, ये हो सकता है। पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट, ये गलत हो जाएगा। आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि, ये भी गलत हो जाएगा। तो बच्चा अपने आप को क्या मानता है? इसमें अपने आप को हेल्पलेस मानता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको कहीं पर भी हेल्प मिल जाएगी तो वह उसमें सीखने में कमी उसकी रह नहीं पाएगी, तो वह अपनी योग्यता की कमी को मानता है।
ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया है? बहुविषयकता शिक्षा, कठोर पाठ्यक्रम, डिफिकल्ट करिकुलम की बात नहीं करते, योगात्मक आकलन की बात भी नहीं करते, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो हम आपके एग्जाम सेंट्रिक जो पेडागोजी है या फिर उस पर बात नहीं करते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बात करती है बहु शिक्षा शास्त्र जो है उस पर बात करती है, तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, खालिस्तान अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ब्लैंक इम्पैक्ट्स लर्निंग नेगेटिवली। तो कुपोषण है जो वह आपके अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप जो हमने आज सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आगे की वीडियो को देख पाएं। तो आपसे जल्द ही मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।